Hello friends, welcome to Bus Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो जो थी वो क्लास 9th की वीडियो पढ़ी थी, जिसमें हमने उसके सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हिस्ट्री पार्ट को पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे उसके फर्स्ट चैप्टर को, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 और 2 उस वीडियो में करा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के पार्ट 3, 4, 5 और 6 की। तो दोस्तों, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने इससे पहले जो कुछ पढ़ा है उस सभी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें याद आए कि हमने अपनी कहानी को कहाँ छोड़ा था। तो दोस्तों, हमने स्टोरी को छोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन पे। 1791 में जो सबसे पहला संविधान फ्रांस में लाया गया, उस पर हमने अपनी कहानी को छोड़ा था। दोस्तों, लुइस 16 को मजबूरन इस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी सत्ता को पाने की चाह में इसकी कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़ा कि वह लोगों की भावनाओं को, लोगों की आवाज़ को दबा सके। उसके लिए उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मिलकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। तो दोस्तों, इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको कहानी के उस पड़ाव पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर फ्रांस ने अपने यहाँ से मोनार्चीज को एबोलाइज किया और खुद को रिपब्लिक घोषित कर लिया। दोस्तों, जब राजा ने ना चाहते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए और उसके बाद राजाओं के साथ बैठकें की ताकि वो लोगों की आवाज़ को दबा सके, तो नेशनल असेंबली इस बात से खुश नहीं हुई और नेशनल असेंबली ने इस बात पे वोटिंग करा दी कि वो उन पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ाई करे या ना करे। तो 1792 में इस वार के लिए नेशनल असेंबली ने जो वोट कराई उसमें वार होना तय हुआ, जिसकी वजह से जो फ्रांस था वो वार में झोंक दिया गया और उसके बाद वहाँ पर की जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ पर रहने वाली जो तीसरे एस्टेट की महिलाएं थी वो कामगर थी, खूब अच्छे से काम करती थी। इस वजह से थोड़ा अर्थव्यवस्था को संभाला जा सका, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल क्लब थे जिन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो इस बात से क्रोधित थे कि उन्हें जो फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है पहले तो बहुत कम है और उसके बाद वो बहुत अधिक कॉस्ट में है। तो इसीलिए उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया और 1792 की गर्मियों में उन्होंने गैदरेशन की। तो जैकोबिन नाम का ये जो ग्रुप था, ये जो क्लब था, इसने ये सारा कार्य किया और फिर अगस्त 10 की सुबह को पैलेस में एक तूफान की तरह घुस गए, जिससे कि वहां के जो गार्ड थे उसे मार दिया गया और राजा को उसके परिवार के सहित बंदी बना लिया गया। इसके बाद 21 इयर्स के जो लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया और साथ ही एक वोटर होने के लिए उसका पैसे वाला होना, रिच होना ज़रूरी नहीं था। मतलब कि वो ज़्यादा पैसे वाला हो ये ज़रूरी नहीं रहा। इस प्रकार के वहाँ पे कानून बनाए गए और उसके उपरांत फ्रांस को उन्होंने 21 सितंबर 1792 में कन्वेंशन सभा ने क्या कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कन्वेंशन सभा क्या है। दरअसल कन्वेंशन जो है ये वो सभा थी जो कि इन 21 साल से अधिक आयु वाले लोगों द्वारा चुनी गई थी। इसी सभा ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में हमने अब तक एक बात और जान ली है कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल क्लब्स, राजनीतिक दल जो थे वो भी उभर रहे थे। अब वो राजनीतिक दल किस प्रकार के थे उसे समझने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल क्लब्स कौन से थे वहाँ पर। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था पुरुषों का, वो था जैकोबन्स। इस
क्लब का जो नाम था वो एसटी जैकब के नाम पर पड़ा, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ। दोस्तों, ये जो क्लब था, इसमें जो मेंबर थे वो सब वो लोग थे जो या तो शॉपकीपर थे या आर्टिशन थे, जैसे कि जूते गांठने वाले, या पास्ट्री कुक थे। इस तरह के लोगों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप का नेतृत्व मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कर रहे थे और इन्होंने ये निर्णय किया कि ये लोग कुछ ड्रेस पहनेंगे जिसके कुछ प्रतीक होंगे। दोस्तों, यह वो ड्रेस है जो इन्होंने पहनना शुरू किया। दरअसल पहले ये लोग नीज तक के ही पैंट पहन सकते थे, उससे ज़्यादा इन्हें पहनने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इन्होंने पूरे नीचे तक के पतलून जो पहनी, इससे उन्होंने ये प्रतीक किया कि इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अब समान है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के चलते केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। तो दोस्तों, उनके योगदान को बिना भूले हम उनके योगदान के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं थी उनका एक बहुत अहम रोल ये रहा कि उन्होंने भी पॉलिटिकल क्लब बनाया। लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब महिलाओं ने भी बनाए, जिसमें से जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इस नाम से वह क्लब उन्होंने चलाया। यह क्लब महिलाओं के अधिकारों का चिंतन करने वाला था और महिलाएं चाहती थी कि जिस प्रकार सरकार में पुरुषों को अधिकार है, उसी प्रकार के अधिकार उन्हें भी दिए जाएं। इसके पक्ष में शुरुआत में कुछ रेवोल्यूशनरी जो थे, उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान किए जिससे महिलाओं का को भी बढ़ावा मिल सके। इन अधिकारों की प्राप्ति के बाद महिलाओं को स्कूलिंग का, यानी कि पढ़ाई लिखाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ, बल्कि उनके ऊपर यह बंधन भी बनाया गया कि वो जरूर पढ़ें, अपनी इच्छा से या बिना इच्छा के भी, या अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही दोस्तों, उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके परिवार उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो मैरिड हो, शादी करें। इसका प्रेशर उनका परिवार उनके ऊपर नहीं डाल सकता। इस तरह की बात भी उसमें रखी गई। लेकिन दोस्तों, ये सुविधाएं महिलाओं को ज़्यादा दिन नहीं मिली। जब रेन ऑफ टेरर आया, उस टाइम पे उनके ये अधिकार छीन लिए गए और सारे के सारे जो महिलाओं के क्लब्स थे, वुमेन क्लब्स थे, उनको क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। और साथ ही बहुत सारी महिलाओं को अरेस्ट करके एक्सक्यूट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बावजूद भी महिलाओं ने अपनी इस लड़ाई को जारी रखा और लगभग 200 साल की संघर्ष के बाद उन्हें फाइनली 1946 में राइट टू वोट प्राप्त हुआ, मताधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महिलाओं ने अपना योगदान फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया है। दोस्तों, अब यह कहानी कुछ आगे बढ़ने वाली है। दरअसल अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ राजा की मृत्यु की। 21 जनवरी 1793 को उन्होंने राजा को फांसी लगा दी, वो भी इस अपराध में क्योंकि राजा ने उनके साथ क्या किया था, देशद्रोह किया था। और उसके साथ ही जो राजा का हश्र हुआ, ठीक वैसा ही हश्र उसकी पत्नी का भी किया गया। इस प्रकार से राजा और उसकी पत्नी दोनों को ही वहां से फांसी दे दी गई और इस तरह से वहां से मोनार्ची जो थे वो खत्म हुआ। अब दोस्तों, कहानी उस कालखंड के बारे में है जिस कालखंड में एक ऐसा शासक हुआ जिसने कि वहां पर बहुत ही सटीक और दृढ़ फैसले लिए। मतलब कि यह काल 1793 का था जब रॉबेस्पियर ने अपने यहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी में से उन लोगों को जो कि रिपब्लिक के एनिमीज थे, साथ ही चाहे उसकी पार्टी के हों या किसी दूसरी पार्टी के हों, नोबल्स हों या सलर्जी हों, इन सभी को उसने समान रखकर यह निर्णय ले लिया कि जो रिपब्लिक के विरुद्ध जाएगा वह व्यक्ति या तो फांसी पर लटका दिया जाएगा या दूसरी सजा दी जाएगी जिसका नाम था गिलोटाइन। इस सजा में उसको एक मशीन में रखा जाता था जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाए। ये गिलोटाइन नाम की एक मशीन है जिसमें ये कार्य किया जाता था। दोस्तों, इस शासक को भी उसके बाद जब इसके ही
मत के लोग इसके विरुद्ध हो गए, तब इस शासक को भी यही सज़ा दी गई और जुलाई 1794 में भी इसको गिलोटाइन पे चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से इसका भी अंत हुआ। साथ ही दोस्तों, अब जब इसका अंत हो चुका है, उसके बाद हमारे लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि जो वहाँ पर दास थे उनका क्या हुआ, क्या उनके लिए भी कोई न्याय किया गया? तो दोस्तों, यह भी हुआ। दरअसल जो वहाँ पे स्लेवरी थे, जो दास थे, दास प्रथा थी, उसका भी अंत किया गया। वो कैसे कि जो जैकोबिन थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उनमें से एक काम यह था कि उन्होंने एक सभाएं बुलाई जिसमें कि इस बात पर बहस हुई कि दास प्रथा को रखा जाए या हटा दिया जाए। और बहुत लंबी बहस के बाद 1794 में यह लेजिस्लेटेड किया गया कि वहाँ पर से जो दास प्रथा है उसको हटा दिया जाएगा। अब कोई भी किसी को भी दास नहीं बना पाएगा। लेकिन इन दासों को यह छूट केवल 10 साल तक मिली और 10 साल बाद जब वहाँ पर नेपोलियन का राज आया उस टाइम पे ये उनसे छीन लिया गया। उसके बाद बहुत संघर्ष करने पर इन्हें 1848 में पूरी तरह दासत्व से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक शब्द का जिक्र किया जो था नेपोलियन। दरअसल ये नेपोलियन भी फ्रांस की रेवोल्यूशन में एक हिस्सेदारी रखते हैं, तो इन्हें जानना भी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे उस कालखंड की जब फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। वो कैसे? जब जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर गई तो उसने इस बात के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए कि वहाँ का जो मध्यम वर्ग था वह अपनी शक्ति को बढ़ा सके। उसकी शक्ति बढ़ी और उसने डायरेक्टरी का गठन किया। यह डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली थी, लेकिन इसके सभी सदस्यों की हमेशा वहाँ पर जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे उनके साथ मतभेद रहता था। उन पार्षदों के साथ हमेशा क्या रहता था? मतभेद रहता था। इस वजह से वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाई और इस ही अस्थिरता की वजह से वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इसके उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 यानी कि 1804 में स्वयं को वहाँ का एम्पीरियर घोषित कर दिया, पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ाई की और अपने साम्राज्य को गठित कर अपने ही कुटुंब के लोगों में उसको बांट दिया। उसके उपरांत जब वह वाटरलू में लड़ने के लिए गया तो नेपोलियन भी हार गया और 1815 में उसकी यह हार हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों, फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी वो नेपोलियन के अंत के साथ पूर्ण हुई और इसके बाद फ्रांस रिपब्लिक नेशन के तौर पर अच्छे से रहने लगा। दोस्तों, इस पार्ट को रिकॉल करते समय बस सिंपली हमें एक बात समझनी है कि दुनिया की कोई भी रिवॉल्यूशन होती है उसका एक मूल बिंदु होता है लोगों का गठित होना, लोगों का एक होना किसी भी रेवोल्यूशन के लिए। तो फ्रांस की क्रांति भी हमें यही सीख देती है और इसी प्रकार की सीख हमारे यहाँ के बहुत सारे समाज सेवियों ने ली है, जिनमें से एक थे राजा राममोहन राय। इस प्रकार इस रेवोल्यूशन से उन्होंने सीख ली थी। दोस्तों, अब तक की इस वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा और इससे पहले वाली वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है वही फ्रांस की रेवोल्यूशन थी और इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी बस ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट सेशन प्रोग्राम के तहत हम आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। दोस्तों, बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।